समझता हूँ कि उनकी योग्यता प्रतिभा का एक ये प्रमाण है, बहुत ज्वलंत प्रमाण है। वो ऐसे छात्र थे कि जिनके प्रायोगिक परीक्षक डॉक्टर रमन थे और उन्होंने उनको 100 में 100 नंबर दिए प्रयोगशाला के उसमें। तो वहाँ प्रोफेसर ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, हमारे यहाँ 100 में 100 नंबर। कहने के भाई दिस बॉय नोज मोर देन मी। तो ये एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति था और वो है, लेकिन वो संघ से तो संबंधित रहा ही। तो वो पढ़ाते भी रहे। वो मेरे गुरु भी थे और 17 साल में और वो एक साथ एक ही कमरे में बैठ के पढ़ाते भी रहे, एक ही प्रयोगशाला के हम दोनों। वो संघ और विज्ञान दोनों में उनकी प्रतिभा और उनका जो कहना चाहिए जिसको कहते हैं साधारण वो नहीं था कि आप ट्रेन से उतरे और क्लास में आ गए, एमएससी क्लास में आ गए और फिर क्लास खत्म की और साइकिल कर बैठ कर चले गए, गांव में चले गए। तो ये जो उनकी एक तीव्र उनके अंदर की पिपासा थी संघ के काम करने की, और साथ ही साथ जो उनको पढ़ाना है उसको बिल्कुल उसी स्तर पर, क्योंकि जब हम पढ़ते थे तब पुस्तकें नहीं थी। अच्छा। और एमएससी में तो पुस्तकें बहुत विदेशी लोगों की लिखी थी, वो भी 2-4 होती थी, मिलती नहीं थी, लाइब्रेरी में जाना होता था। तो उस समय का ये रहता था, भाई देखो तुम्हें ये पढ़ना है ना, किसी ने पूछा गुरुजी कहाँ से, देखो वहाँ मिलेगी उस पुस्तक के उसमें मिल लेना। वहाँ एक रिसर्च जर्नल आया हुआ है, उसमें ये चीजें मिल जाएंगी, वो पढ़ लेना। अच्छा। तो ये जो बात है, इतना काम करते करते ये भी याद रखना कि वहाँ पर प्रयोगशाला में अगर कोई प्रयोग हो रहा है और लड़के से ठीक नहीं हो रहा है और थोड़ा सा उसको समझा दिया, तो ये एक उनकी बड़ी भारी उनकी मैं समझता हूँ प्रतिभा थी, गुण था, जिससे छात्र उनसे बहुत ही प्रभावित होते थे। और हॉस्टल में जाते थे, लोगों से बात होती, तो बहुत से लोग उनसे जुड़ते थे। कुछ शाखा में आते थे, कुछ वैसे भी जुड़ जाते थे कि भाई एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से जुड़ना है। और उस समय चूंकि इलाहाबाद में ज़्यादातर लोग सिविल सर्विसेज के लिए या इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए उसके लिए आते थे, तो शाखा में आते थे, लेकिन वो फिर जैसे परीक्षा में आ गए तो उधर चले जाते थे। मगर उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ी और आसपास के ज़िलों में लोग आते थे, देखने के लिए भी आते थे, पढ़ने के लिए भी आते थे। और बहुत सहृदय थे छात्र में, कोई बीमार हो जाए तो हमसे कहते यार वो तुम्हारा आज वाला स्टूडेंट आया था क्या? मैंने कहा नहीं यार, तो जरा चलो देखा। अच्छा। मतलब इतने सोशल, इतना सभी चीजों का। बिल्कुल। और जब जो नए छात्र आते थे उनसे बराबर पूछते थे किस जिले से आए हो, किस प्रदेश से आए हो, किस हॉस्टल में हो। और अब कोई आया वहाँ से मणिपुर से आया, तो पूछते थे भाई कैसा भोजन खाता है तू, कहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये प्रचारक का गुण था या रज्जू भैया का गुण था? ये रज्जू भैया का स्वतः भी गुण था। और प्रचारक होने से उन्होंने ये ज्यादा विकसित कर लिया। फिर उनके पिताजी में भी यही गुण था, उनके माताजी में, उनके छोटा भाई मेरा क्लास फेलो था, उसमें भी यही गुण था। तो ये उनका एक जिसको कहते हैं जेनेटिक स्वभाव था वो बताना। कहते हैं कि संघ की स्थापना करके शरीर के रूप में हेडगेवार जी ने संघ को दिया, लेकिन आत्मा बंच ऑफ थॉट के साथ गुरु गोलवलकर जी लेकर के आए। किस तरह से देखते हैं उस बंच ऑफ थॉट? तो वही बात है ना कि जब कोई चीज शुरू होती है सूत्र में होती है, एक बात कही जाती है कि सूत्र होता है, फिर उस सूत्र की व्याख्या होती है। उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, फिर उसके बाद कितनी व्याख्याएं हो गई। तो ये गुरु जी ने उसको व्याख्या का रूप दिया, शरीर का रूप दिया। मैंने
उसके विचारों का जो कहना चाहिए एक एक्सप्लेनेशन होता है उसका, उसका विस्तार होता है, वो विस्तार दिया उन्होंने। उस बंच ऑफ थॉट के साथ ही चुनौतियां बहुत बढ़ गई थी। देखिए ऐसा है कि बेंच ऑफ थॉट एक पुस्तक है जो एक साथ नहीं लिखी गई है। हाँ। वो धीरे धीरे जो उनके, अब ऐसे में हमेशा ये होता ना कि एक परिस्थिति में एक थॉट दिया जाता है, उसकी जो महत्ता होती है वो सीमित होती है। शायद तब संघ और खुल के सामने आ रहा था, इसकी हाँ, वजह से धीरे धीरे बढ़ता जाता है। हाँ। तो आज एक तरह से व्याख्यायित किया, हाँ। 3 साल 4 साल बाद विस्तार हो गया चीज़ों का, परिस्थितियां, जागतिक परिस्थितियां बदल गई। हाँ। तो अब आप ये कहेंगे कि आपने 4 महीने पहले ये कहा, गांधी जी को आप पढ़ेंगे तो जगह जगह इस तरह के मिलेंगे उन्हें। हाँ। कहाँ क्या कहा था, आप ढूंढते फिरो, दसियों लोग दिखा देते हैं कि गांधी जी ने ये कहा। ये विचार के प्रवाह में ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि विचार का प्रवाह तो चलता जाता है ना। आप एक जगह पकड़ के रुक जाएं कि आपने ये कहा था, ये गलत है। अब न्यूटन ने एक बात कही थी, उससे एक ही बात तो कही ना उसने कि पृथ्वी में आकर्षण क्षण है। ये सारा मैकेनिक्स उससे बन गया। हाँ। हाँ। सारा यंत्र शास्त्र उससे बन गया। हाँ। अब आप क्या कहेंगे? अब उससे इंजन भी बन गया, हाँ। और उससे आगे चल के हवाई जहाज भी बन जी गया, बिल्कुल। और फिर एटम बम भी बन गया उससे। तो न्यूक्लियर आप बॉम्ब क्या भी बन कहोगे? गया। न्यूक्लियर बॉम्ब भी बन गया, जिसको पाकिस्तान धमकी देते रहता है। नहीं, जिससे सारी दुनिया का विनाश हो जाए। सही बात है। तो सवाल यह है ना कि आप, ये जो बात है, ये कहना कि मार्क्स ने कब क्या कहा था और फिर क्या हो गया, और अब फिर वो माओ ने क्या कहा था, फिर चू एन-लाई ने क्या कहा, और अब ये शी क्या कह रहा है। सही बात है। अब हम पकड़े बैठे हैं कि जब मार्क्स ने तब कहा था, और मार्क्स ने तो कह दिया था कि हिंदुस्तान का कोई इतिहास ही नहीं है, हाँ। और ये भी कह दिया था कि ये तो क्या बात है, अंग्रेजों ने याद राज कर लिया तो राज कर लिया, कोई डच याद हो जाते तो डचों का हो जाता है, ये हाँ। इसका हो जाता, इज नो हिस्ट्री। अब उसने कहा, बाद में शायद उसकी समझ में आया होगा, तो फिर तोड़ मोड़ होने लगी। हाँ। अब मैं कहूँ कि उसने वहाँ ये कहा था, 10 निकाल सकता हूँ मैं। तो ये तो एक, जिसको कहते हैं हम सिमिनी सेक्टर, बाल की खाल निकालना, हाँ। ये तर्क, ये एक जिसको हम कहते हैं कुतर्क है। हाँ। हाँ। उन्होंने एक बात कही, उस बात में की जो मुख्य बात थी, वो जो डॉक्टर हेडगेवार ने कही थी, उसी का विस्तार था। हम भी क्लास में लेते हैं, तो एक दिन पढ़ाते हैं, तो एक सब्जेक्ट आता है, तो उसको एक ढंग से पढ़ाते हैं, उस दिन एक आर्गुमेंट देते हैं, 4 साल बाद उसी चीज को हम ही डेवलप करते हैं, भाई तब हम जो एक्सप्लेनेशन कुछ और हो जाते। अगर हम देखते हैं तो जो यंग मुरली मनोहर जोशी को देखते हैं तो काफी जोश, काफी क्रांति। इमरजेंसी के समय तो आप एकदम जो आपके बारे में सामने तथ्य आते हैं, तो आपने काफी इमरजेंसी को लेकर के विरोध किया। उस विरोध का नतीजा रहा कि आप एक मुखर नेता के रूप में उभरे। बीजेपी के फाउंडर मेंबर तो थे ही आप, और उसके बाद सदन में पहुंचे आप। तो इस पूरी यात्रा को कैसे देखते हैं? मुरली मनोहर जोशी की ये यात्रा कैसी है? इमरजेंसी को कैसे देखते हैं? तो ऐसा ना कि जो परिस्थितियां चल रही थी उसी में से सब चीजें निकलती हैं। हाँ। मेरे पास एक दायित्व था, नानाजी देशमुख उस क्षेत्र में उधर वो थे, रज्जू भैया और सारे हम, जयप्रकाश जी से पुराना संबंध था मेरे यहाँ, उनकी आते थे, बैठकें भी होती थी, और जनसंघ में मेरे पास एक दायित्व था, और छात्रों में एक बहुत लोकप्रियता भी थी। तो उससे मुझे एक कहना चाहिए, एक ऑरा मिला हुआ था। तो उसका लाभ भी मिला, और नतीजा ये भी हुआ कि पकड़े भी गए। सुबह ही पकड़ लिए गए थे जी। उधर इमरजेंसी अनाउंस हुई, यहाँ ये तो किसी को पता ही नहीं था, लेकिन 6 बजे मेरे यहाँ पुलिस सुपरिटेंडेंट आ गया कि सर चलिए। तो कहा, बोले ये मुझे भी नहीं पता। चलिए।
तो आप चल दिए? क्या करते उस वक्त? मैंने कहा ये कहा आप चाहें तो आप जा सकते हैं कहीं भी। मैं कहाँ जाऊंगा और जाके करना क्या कोई, हाँ। तो हम लोग तो सिविल डिसोबीडियंस कर रहे हैं, कोई ऐसा तो करना। इमरजेंसी को देखते कैसे हैं? देखिए वो जो इमरजेंसी उत्पन्न हुई ना, वो एक एक राज्य पर अधिकार बनाए रखने की एक आकांक्षा से, कि जिसको मैं हिंसक आकांक्षा कहता हूँ। सामान्य आकांक्षा होती तो होती है, लेकिन एक बड़ी हिंसक आकांक्षा नहीं। मैं क्रुएलिटी नजर आ रहा था। हाँ, उसमें क्रुएलिटी ज्यादा नजर। उल्टी आती है ना, मतलब कौन हटा हाँ। हटा, ये कौन होते हैं, और मैंने किया क्या है, हाँ हाँ। और मेरे अलावा कौन है। हम्म। और मैं जानता हूँ उस समय जब ये केस उनका चल रहा था इलाहाबाद, तो राजनारायण जी बहुत आते थे साहिब। सामान्य वकील जो था वो यही समझता था कि क्या है, क्या मिसेस गांधी है, सबको ठीक ठाक कर लेंगी। लेकिन जब वो जगमोहन लाल जी की कोर्ट में चला गया, तो लोगों को ये लगा कि ये कुछ शायद आसानी से मामला सुलझेगा नहीं। बहस जिस तरह से हुई और जो उसमें से प्रश्न आए और बिंदु उखड़े, तो लोगों को लगा ये। और जो मज़ेदार बात ये थी कि जगमोहन लाल जी जाके इसका निर्णय देंगे, तो उनके घर में कौन जा रहा है, कौन हो रहा है, चारों तरफ से घेराबंदी ये थी, शुरू हो गई थी। जगमोहन लाल जी भी बहुत इस मामले में सावधान थे। उन्होंने अपने स्टेनो को भी घर में ही बंद कर लिया, और वो हफ्ते डेढ़ दो हफ्ते तक, जब तक जजमेंट लिखते लिखाते रहे, उसको भी घर से नहीं निकलने दिया। अच्छा। न घर से निकले ना उसको, और किसी को ये पता ही नहीं चला कि जजमेंट क्या आने वाला है। आ गया। उसके बाद तो फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी पहले स्तर पर तो डॉक्टर कृष्णा अय्यर ने उसमें कुछ थोड़ा किया, फिर बाद में बड़ी बेंच में चला गया। वो उसका जजमेंट भी एक मिसाल है, और उसने कुछ बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित कर दिए। और ये जो सेकुलरिज्म हमारे देश का एक का बुनियादी सिद्धांतों में से एक है, डेमोक्रेसी, दिस एंड दैट, जो 5 सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने उस समय किए। और फिर उसकी जो व्याख्या, गलत व्याख्या होनी शुरू हुई, और फिर इमरजेंसी में उसके अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया। ये सब जो बात हुई, उसमें से इसने बड़ा नुकसान किया है। बाद में फिर बहुत चीज़ें तो ठीक हुई, लेकिन वो जो समय की, फिर भी इतना मैं कहूँगा कि जो लोग आते थे जेल में, वो एक बहुत एक ऐसा लगता था कि एक तेज के साथ आते। हमारे प्रोफेसर थे, हमारे मित्र भी थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही, डॉक्टर रघुवंश, हिंदी का बड़ा नाम था, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। उनके ऊपर चार्ज लगाया गया कि ये रेल की पटरी उखाड़ रहे थे और तार तोड़ रहे थे। तो वो DIR की चार्जेस लगे थे उन पर। मुकदमा, क्योंकि बाद में मीसा आ गया, तो मुकदमा जेल में होने लगा। तो मैंने कहा उससे, मजिस्ट्रेट से, कि आपका कोई गवाह मिस्टर मुलजिम को पहचान सकता है? अगर पहचान सकता तो लाओ। तो मजिस्ट्रेट कहने लगे, आप क्यों कह रहे हैं ऐसा?
मैंने कहा मैं आपको बताना चाहता हूँ इस आदमी के न तो पाँव है ना हाथ है। हाथ से नहीं, इसकी तो शौच हम लोग कराते हैं इसको। और इसने अपनी सारी पढ़ाई पाँव के अंगूठे से लिख के की, उसी से पीएचडी प्राप्त की, उसी से आज ये प्रोफेसर है। अच्छा। आपने कह दिया कि ये इसने तार काटे, रेल की पकड़ी उखाड़ी। कोई कोई सिर पैर नहीं थे, किसको किस लिए पकड़ा जा रहा है किसी को नहीं कुछ नहीं कर दिया। तो ये जो इससे अच्छा लोग आते थे, पिट के आते थे, सब करके आते थे, मगर बड़े हौसले से आते थे। और लड़के आते थे, छोटे छोटे भी आते थे, महिलाएं तो कम आई, लेकिन बुजुर्ग कई आ गए। मेरे साथ हमारी जेल में तो नैनी में हम थे, तो करीब करीब 480 लोग हम एक साथ थे। अच्छा। कुछ लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन ये संख्या करीब करीब ऐसी। और उसमें बाबा राम केवलम भी थे, उसमें सीपीएम भी थे, और उसमें एक वो मुस्लिम संप्रदाय था, उसके लोग पकड़ लिए गए थे। और हमने इन सबको इकट्ठे खाना खिलाया था। हमने सबकी मैस एक कर दी थी, इकट्ठे सबको रखा। अच्छा। सबके लिए गेम्स, हाँ। और भी जो जिससे वो भागे नहीं, क्योंकि तो पता नहीं कितने दिन का खेल है, 6 महीने 8 महीने साल भर कब तक चलेगा। तो उसमें जो सबसे खराब होता है वो मेंटल होता है। जेल में मिलना दो किसी को इजाजत नहीं, घर वालों को भी बड़ी बाद में मिली इजाजत। और आए तो कोई बड़ी दूर से आए तो कितनी बार आए, तो घरों में बच्चे हैं, क्या परिस्थिति है, सब बहुत परेशान करती है। आसान बात नहीं होता। तो एकाकी जेल तो और भी खराब होती है। जी जी। तो वो और विभिन्न पार्टियों के लोग थे, कांग्रेस वो भी थी, सोशलिस्ट पार्टी भी थी, जनसंघ भी था, एमपीज भी थे उसमें, एमएलएस भी थे, म्युनिसिपल पार्षद भी थे। तो तरह तरह के लोग थे सब। तो शंकर जी का कुर्बा था, मगर उनको मैंने कहा कि भाई ऐसे रहना है, ये डिसिप्लिन हो गया था उसमें। सब आपकी बात मान रहे थे। सब हम 3 लोगों ने कोई हमने कमेटी बना दी थी। एक को भोजन का काम दे दिया था। जेल के अंदर भी आपने व्यवस्था संभाले हुए। हाँ, हमारे लोग सबको एक एक भाई वो उनको भी काम मिलता था ना कि भाई राशन लाना है, ये करना है, 4 आदमी साथ में चलो। तो एक थोड़ी देर के लिए कम से कम दिमाग उधर चला जाता। यू हैव टू अरेंज इट। अगर जेल में रहना हो तो मैं उसका शास्त्र सबको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले पकड़ा गया था और सबसे बाद में छूटा था। अच्छा। मैं एमपी बनने के बाद छूटा। ओहो। मैंने चुनाव जेल से ही लड़ा। ओह। नानाजी देशमुख छूटे सबसे पहले, तो उनको चुनाव लड़ने की इजाजत हुई, तो उनको छोड़ दिया गया। जॉर्ज फर्नांडिस नहीं छुटा था, मलकानी जी नहीं छुटे थे, और मैंने छुटा था, और शायद 1-2 लोग। अच्छा, क्योंकि आप बीजेपी के फाउंडर हैं, तब का बीजेपी जो विचारधारा को, जो थॉट को लेकर के चली थी, जो ध्येय उद्देश्य था उसको लेकर, और आज की बीजेपी में कितना अंतर पाते हैं? देखिए, कुछ चीज़ों में तो अंतर नॉर्मल होता है, उतना अंतर तो होना चाहिए, नहीं तो पार्टी जड़ हो जाती है। कोई म्यूजियम तो बनना नहीं है। हाँ, समय के साथ बदलते रहना। हाँ, समय के डिमांड के साथ। समय की डिमांड के अलावा समय की जो चुनौतियां आती हैं उनको पूछनी। हाँ। उद्देश्य और लक्ष्य तो नहीं बदलता, हाँ। लेकिन उन चुनौतियों का सामना करने के लिए जिसको कहते हैं तंत्र बदलने पड़ जाते हैं, सहयोग लेने पड़ जाते हैं। जैसे कि जब जनता पार्टी बनी तो ये एक चुनौती थी, उसमें से निकली। अब उसमें जनसंघ ने अपना ध्येय तो नहीं बदला था, लेकिन एक उद्देश्य था कि डेमोक्रेसी को वापस लाना। सबके साथ हो गए, चलते रहे। जब एक सवाल आ गया कि आपको संघ से नाता तोड़ना है या यहाँ रहना है,
तो हमने उससे नाता तोड़ दिया, संघ के साथ नाता बनाए रखा कि कुछ। तो ये एक चुनौती थी, उसका सामना किया, उसका रास्ता निकाला। पर जब ये सवाल उठा कि हमको अपना ध्येय बदलना है, लक्ष्य बदलना है, विचारधारा बदलनी, तो हट गए। तो ये मैंने आपको इसी तरह से जब ये पार्टी की स्थापना हुई, तब ये सवाल उठा कि हम असली पार्टी हैं या जो बची हुई जनता पार्टी वो असली पार्टी है। अब हमें ये साबित करना था कि हम ही असली पार्टी है। तो हमको ये कहना था कि हम उसी पार्टी के जो का संविधान है उसके अनुसार काम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते थे कि हम यहाँ हिंदू राष्ट्र की बात बोलेंगे, क्योंकि उस पार्टी के अंदर तो जो था गांधीवादी समाजवाद, गांधीवादी समाज हम बोल रहे थे, वो नहीं बोल रहा। तो अब ये हमने बदला नहीं उसको, लेकिन हमारे लिए ये आवश्यक था कि अगर हमें अपने आप को साबित करना है कि जनसंघ वॉज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, वही सबसे बड़ा था और वही पार्टी ये है और इसी में सबसे ज्यादा सांसद हैं इसी। तो इसके लिए हम ये तो नहीं कह सकते थे कि ये वो लोग नहीं है जो उस सिद्धांत को मानते थे। हमें तो ये कहना था कि हम ही इस सिद्धांत को मानते हैं, वो नहीं मानते। तो आज भी वो सिद्धांत मानी जा रही है। अब इसको मैं बताता हूँ ना कि अब ये हुआ, उसके बाद फिर ये सवाल उठा कि अब तो हो गया, चुनाव भी हो गया, साबित हो गया हम। तो अब जो पुरानी जनता पार्टी की बात थी उसमें संशोधन हुए फिर इसमें एकात्म मानववाद ये फिर से वापस, लेकिन अब इसमें हमारे साथ और बहुत से भी लोग थे। उस पार्टी में जब जनता पार्टी बनी थी, हमारी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जिसको कहते हैं, तो उसमें केवल जनसंघ के लोग तो नहीं आए थे, कुछ और लोग भी आए थे, वो भी साथ में थे। तो जो ढांचा बना उसके अंदर इसका ध्यान रखते हुए समावेश करना पड़ेगा ना। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने मूल बदल लिया था, इसका अर्थ ये है कि उसको व्यापक रूप देने के लिए धीरे धीरे पता लगा कि भाई इसमें भी अगर कोई गलतफहमी ना रहे तो उसके संविधान को धीरे धीरे उसमें उसको सर्व समावेशी बनाते हुए और पंचनिष्ठाएं बनाते हुए और व्याख्या ऐसी देते हुए कि जो मूल से, तो ये चलता रहा। फिर समय आया कि जिस समय हमें सरकार बनाना पड़ा, तो सारी पार्टियों को लेकर चले। ऐसी भी थी कि जिनका एक दूसरे से विद्वेष था। जो हमारी सरकार बनी, द फर्स्ट एनडीए जिसको कहते हैं, तो उसमें तो मायावती भी थी, नीतीश जी भी थे, उसमें जॉर्ज फर्नांडिस भी थे, उसमें शरद यादव भी थे, उसमें एमडीए डीएमके भी थी और एमआईडीए वो दूसरी एआईडीएमके भी थी, उसमें सिख भी थे, उसमें ईसाई भी थे, उसमें बौद्ध भी थे, उसमें आदिवासी भी थे। अब ये बनी, अब बनाना था, इसको साबित करना था कि हमारा जो विचार है सर्वसमावेशी देश का वो हम चला के दिखा सकते हैं और कांग्रेस ही अकेली नहीं है जो देश को चला सकती है। तो फिर हमें कहना पड़ा कि हम एक कॉमन एजेंडा पे काम कर रहे हैं। अब आपको देखें ना, ये कॉमन एजेंडा था जिससे वो सरकार चल रही थी, जनसंघ के नाम से तो नहीं चल रही थी। जी बिल्कुल। बीजेपी की सरकार, जनता वाजपेयी की सरकार, मगर उसने जो किए काम उसका आप देखें, हमने कहा था कि राष्ट्र स्वाधीनता के लिए सब कुछ करने की जरूरत है, सुरक्षा की, एटम बॉम्ब आपकी सरकार के समय ही आया। सारी शिक्षा के अंदर आमूलचूल परिवर्तन कर दिए। सबसे पहले मैंने, जिसको आज ये बड़ा लोग कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IIT माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IIT फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका सारा आज ये AI जिसमें से विकसित हुआ। मुझे मालूम था कि होने वाला, उसकी कमेटी भी सारे देशों को, लोगों को शामिल किया उसमें। ऐसी अनेक चीजें थी जो की गई। सर्व शिक्षा अभियान बनाया,
कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया कि लाइक टू, हाँ, फिर जो ग्रामीण सड़क बनाई, बड़ी सड़कें तो बनाई, ट्रायंगल तो बनाए, गोल्डन ट्रायंगल, लेकिन ग्रामीण सड़क योजना भी दी। तो ये इसको करता। फिर उसमें ही ये सारी चीजें निकली थी, किसानों के लिए अधिकार पत्र देना, माने जो हम अंत्योदय की योजना, वो योजनाएं तो सब वही चल रही थी, लेकिन सबकी साझेदारी से चल रही थी, सबको साथ लेके चल रही थी, और एक बड़े फलक पर काम चल रहा था। और ये दिख रहा था लोगों को कि एक सर्वसमावेशी राजनीति इस देश में चल सकती है सफलतापूर्वक। तो ये एक बड़ी चीज थी, और मैं समझता हूँ कि ये जो मूल उद्देश्य था एक सर्वसमावेशी समाज बनाने का, उसका एक बड़ा ऐसा अद्भुत प्रयोग था। और वो लेकिन दुर्भाग्य से हम हार गए। हार गए तो हार गए। फिर अब उसके बाद ये है कि एक नई यात्रा शुरू हुई, नए लोग आने शुरू हुए, उनका नया जोश आया, नई कोपलें निकली, नए कांटे भी आए, सब कुछ हो गया। और वो दोनों ही चीजें हमारे सामने हैं। इसमें कोपले कौन है और कांटे कौन है? ये तो अब जनता तय करेगी। लेकिन है तो दोनों ही चीजें। हाँ। आपकी एक किताब है, बहुत चर्चित है, जिसमें कि हिंदुत्व एक चुनौती। ये मेरी किताब नहीं है, पता नहीं कैसे मेरे नाम से दी जाती है। हाँ, मेरे किसी भाषण का एक संकलन हो सकता है। संकलन नहीं, कोई कुछ भाषण दो एक ये होंगे उस समय, वो भी उसको पता नहीं कैसे किसने किया है, मेरी जानकारी में नहीं, अगर ये किसी ने अच्छा मेरे नाम से भी छापा हाँ, लेकिन ऐसा देखने में आता है। नहीं, बात है ना, मैं तो कभी लेख कोई ऐसे पेटेंट कराता ही नहीं था, या आए बोल गए चले गए। अब आजकल तो करना वैसे पड़ता। हिंदुत्व के लिए चुनौती मानते हैं अभी फिलहाल के परिदेश? मैंने ये नहीं मानता हूँ मैं कि कोई चीज हिंदुत्व के लिए चुनौती है। हिंदुत्व के लिए कोई चुनौती नहीं हो सकती। हिंदुत्व खुद अपने लिए चुनौती पैदा कर ले, वो होता है। पर हिंदुत्व के लिए कोई चीज बाहर से चुनौती नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये एक ऐसा सार्वदेशिक सिद्धांत है कि जिसको कौन चुनौती देगा, देके क्या करेगा। यूनान और मिस्र मिल गए सब जहाँ से। वो हमें कौन चुनौती देगा। मगर ये जो कहा गया ना कि ये मैं उसकी जो आप बात कर रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये चुनौतियां नहीं है, ये कुछ नहीं है। अगर चुनौती होगी तो हिंदू अपने को, जब हिंदू जो अपने को अपने सही हिंदू को नहीं समझेगा, वो चुनौती दे दे तो दे दे, पर बाकी हिंदू को कौन चुनौती देगा। एक अंतिम सवाल है, अर्थव्यवस्था के रूप में भारत अब तीसरी शक्ति बनने जा रहा है, और इसमें सांस्कृतिक विकास कितना दिखते हैं, और आर्थिक विकास ही क्या देश की सबसे आमूलचूल परिवर्तन के लिए जरूरी है?